लाइफ में कुछ भी श्योर हो ना हो, कुछ भी निश्चित हो ना हो, एक बात तो श्योर है कि हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरा हुआ है और जिसकी यादें हमेशा व्यक्ति के साथ रहती, कभी ना कभी उसको परेशान करती हैं और कभी कभी उसमें व्यक्ति परेशान होकर के बिखरने लगता है, टूटने लगता है और उसका आगे का भी जीवन प्रभावित होने। और यूं तो कहें तो कभी न कभी या हर किसी की ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ न कुछ ऐसा होता है जो कि वो नहीं चाहता है। लाइफ इज़ नॉट स्मूथ। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ हार्डशिप्स और उन्हीं के बीच में हमें जीवन जीना होता है। लेकिन हम लोग जीवन जीने के साथ साथ कुछ ऐसा मोटिवेशन खोज लें, कुछ ऐसा देखें, कुछ ऐसा निकालें जिससे जीवन थोड़ा सा आसान हो जाए, जिससे वो जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ के जो मिसहैपनिंग्स हैं, उसको हम लोग भूल करके आगे बढ़ना सीखें। नमस्कार। आज जनवरी 1 है, 2023। नया साल है, नया दिन है। यूँ तो हर दिन नया होता है, बट आज के दिन से एक नया साल आपकी ज़िंदगी में जुड़ने जा रहा है। एक साल 2022 आपकी यादों से पीछे छूट रहा है। बहुत सारी यादें, बहुत सारी हैपनिंग्स, अच्छी और बुरी घटनाएं, अच्छी और बुरी यादें आपके जीवन में 2022 में घटित हुई होंगी। तो अब वक्त ये है कि उन यादों पर थोड़ा सा मिट्टी डालते हुए, अच्छी यादों को विरासत के रूप में साथ में रखते हुए, जो कुछ बुरी यादें हैं, जो कुछ मिसहैपनिंग्स हैं, कुछ ऐसा हुआ जो आपको बहुत बैडली अफेक्ट किया, हर किसी के साथ होता है। और गुरुजी ये कहते थे कि जीवन परेशानियों से भरा है, परेशानियों के अंत होने का इंतज़ार मत करो। उन परेशानियों के बीच से रास्ता निकालो, उन परेशानियों के बीच में काम करते रहो और सफलता की तरफ बढ़ते रहो। सो आपके लिए आज के दिन यही संदेश कि जो भी बुरी यादें हैं, जो भी तकलीफ़ है, जो भी परेशानियाँ हैं, उनसे ओवरकम करते हो, क्योंकि ये शाश्वत है कि कुछ ना कुछ परेशानी जीवन में आनी है। निश्चित रूप से आएगी, हर किसी के जीवन में आएगी। तो क्यों ना उन चीज़ों को शाश्वत मान करके हम लोग आगे बढ़ें। कि जो होना है वो तो होगा ही, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ नया करते हैं। तो ऐसी ही आज एक स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, द फ्लाई। कैथरीन मैन्सफील्ड की स्टोरी है और कुछ इसी तरीके की थीम पर बेस्ड है कि किस तरीके से जो हमारी पुरानी यादें होती हैं, जो बुरी यादें होती हैं, सेंस ऑफ लॉस होता है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है, वो किस तरीके से हमको अफेक्ट करता है, हमको परेशान करता है और किस तरीके से उससे निजात पाया जाए। तो आज पढ़ेंगे हम लोग द फ्लाई, कैथरीन मैन्सफील्ड की स्टोरी, और उसी के साथ एक नया साल शुरुआत करेंगे, एक नए तरीके से नया जीवन, नई नई शुरुआतें, नई नई आशाएं और नित नई मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे। यही आप सभी को शुभकामनाएं, यही आप सबसे उम्मीद। एक प्रश्न और आपका था, दैट इज़ कि किसी ने पूछा था कि स्टोरीज में कौन सी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए भाई, मैं इम्पोर्टेंट बताने में थोड़ा सा कतराता हूँ। मैं भी आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ और वो एग्ज़ाम में ना आए, दैट इज़ रॉन्ग थिंग। जो कुछ भी आपके सिलेबस में है, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ, बस इतना आप कर सकते हैं कि जैसे 4 स्टोरीज़ आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं, 5 स्टोरीज़ आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं एक पेपर में, तो एक पेपर में 4 है, एक में 5 है। तो उनमें से कोई एक आप छोड़ सकते हैं, ठीक है? पूरी तरह से आप छोड़ सकते हैं। बहरहाल मैं सभी की सभी पढ़ाऊँगा, ठीक है? लेकिन आप प्रिपरेशन में एक को आप छोड़ सकते हैं, उसके विषय में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देख कर के निकल जाएँ, क्योंकि आपके पास चॉइस रहती है हर जगह पर क्वेश्चन में, ठीक है? तो आप वहाँ पर एक अगर आपने छोड़ दिया है, उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटर ये है कि सभी स्टोरीज़ पढ़ें, सभी के विषय में पढ़ें और एग्ज़ाम टाइम जब फाइनल प्रिपरेशन में आप लगें, तो उस समय आप ये डिसाइड कर लें
कि क्या क्या आपको बेहतर प्रिपेयर करना है, क्या क्या थोड़ा सा एवरेज प्रिपेयर करना है, ताकि आपका एग्जामिनेशन बहुत आसानी से बेहतरीन तरीके से हो सके। तो आज चलते हैं, बिगिन करते हैं स्टोरी और पढ़ते हैं इसको आगे, नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे समझेंगे। तो आपके सामने ये है स्टोरी द फ्लाई। एज यूजुअल हम लोग पहले थोड़ा सा ब्रीफ में अबाउट द राइटर जानेंगे, राइटर का थोड़ा सा इंट्रो लेंगे, ठीक है। कैथरीन मैन्सफील्ड, ठीक है, जिनका बर्थ हुआ था 14 अक्टूबर 1888 को, एंड सी डाइड ऑन 9 जनवरी 1923, ठीक है। तो आपको एक जो है यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मिल रहा है। दिस इज यू आर appearing in January 2023 means this is the 100th year of her death, मीन्स कि इस महीने की 9 तारीख को कैथरीन मैन्सफील्ड के डेथ का 100 साल हो जाएगा। एंड शी वाज बोर्न इन 1888 एंड शी इज न्यूजीलैंड राइटर, न्यूजीलैंड की थी, एंड एसेइस्ट, जर्नलिस्ट एंड widely considered as most influential and important author of the modernist movement। जो हम लोगों को अभी मॉडर्निस्ट मूवमेंट थर्ड पेपर में पढ़ना है, तो मॉडर्निज्म या मॉडर्निस्ट राइटर के रूप में इनको बहुत इंपॉर्टेंटली जाना जाता है, समझा जाता है, ठीक है। शी हैज मॉडर्निस्ट एलिमेंट्स इन हर राइटिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम थोड़ी सी और बातें इनकी ज़िंदगी के विषय में, मैन्सफील्ड wrote short stories and poetry under a variation of her own name, Catherine Mansfield, which explored anxiety, sexuality and existentialism, ठीक है। तो इनके जो सब्जेक्ट्स हैं स्टोरीज के, उनमें सेक्सुअलिटी, एनेक्सिटी, existentialism। Existentialism is searching the existence in this society, searching the existence in this world, alongside sorry, that is the problem, alongside डेवलपिंग न्यूजीलैंड आइडेंटिटी, ठीक है। एक नेशनल आइडेंटिटी भी क्रिएट करने की कोशिश करती हैं अपनी स्टोरीज में। When she was 19, she left New Zealand and settled in England। और 19 साल की उम्र में ये इंग्लैंड में सेटल हो गई थी, वेयर शी बिकेम अ फ्रेंड विद टी.एच. लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ, लेडी ऑटलिन मॉरल एंड अदर्स इन द ऑर्बिट ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप। ब्लूम्सबरी ग्रुप 20th सेंचुरी इंग्लैंड का एक बहुत ही फेमस ग्रुप था दैट वाज इन्फ्लुएंशियल इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, इंक्लूडिंग लॉट ऑफ मेंबर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स इन देम। इसमें लिटरेरी पर्सन्स लाइक वर्जीनिया वुल्फ, publishers like the husband of Virginia Woolf, and thereafter others की बात करें तो J.M. Keynes, famous economist, was also the member of Bloomsbury Group. That was very famous and intellectual group of the 21st century, or we can say that in the early part of 20th century, ठीक है। 20वीं शताब्दी का जो अर्लीस्ट इंग्लैंड का, अर्ली पार्ट इंग्लैंड का जो एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप था ब्लूम्सबरी ग्रुप, तो उसके संपर्क में थी। शी हैज लॉट ऑफ लिटरेरी क्रिएशन इन हिज कैरियर। मैन्सफील्ड वाज डायग्नोस्ड विद पल्मोनरी tuberculosis। Pulmonary tuberculosis is a kind of tuberculosis that in which the lungs are affected, ठीक है। ये एक बीमारी है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, सामान्य रूप में जिसको टीबी के नाम से जानते हैं। जो सामान्य टीबी है आप ट्यूबरकुलोसिस कहेंगे, तो लोग पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को ही समझते हैं। एक्चुअली में ये ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकती है। तो ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो जो इनको एक बीमारी हुई पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इन 1917 एंड शी डाइड इन फ्रांस एट द एज ऑफ 34। बहुत कम एज में, बहुत छोटी एज में इनकी डेथ हो गई। और
फ्लाई इनकी स्टोरी है, फेमस स्टोरी दैट इज रिटन इन 1922, 1922 में लिखी गई थी। द ईयर 1922 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में जो ईयर 1922 है, ये एक बहुत बड़े चेंज को लेकर के आता है, बिकॉज इन दिस ईयर लॉट ऑफ famous works were published that changed the whole scenario of English literature. For example, T.S. Eliot's famous modern epic, The Wasteland, was published in the year 1922, and Ulysses by James Joyce was also published in the year 1922. वर्जीनिया वुल्फ के कुछ और नॉवेल्स भी इसी साल में पब्लिश हुए थे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर The Wasteland and the Ulysses. Wasteland is a landmark in English poetry in the 20th century, and Ulysses is a drastic change, a turning point in English novel, because this is a kind of psychological novel. ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर था, और उसी ईयर में कैथरीन मैन्सफील्ड की ये स्टोरी पब्लिश हुई थी, लिखी गई थी, दैट इज द फ्लाई। मैन्सफील्ड रोट दिस स्टोरी इन फरवरी 1922। कैथरीन मैन्सफील्ड ने इस स्टोरी को फरवरी 1922 में, 1922 के फरवरी महीने में लिखी थी, एट द विक्टोरिया पैलेस होटल इन मॉन्टपर्नेस, परनेस, पेरिस में थी उस समय, और पेरिस के एक होटल में इन्होंने ये स्टोरी लिखी थी, एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन it was first published in the Nation and Athenaeum, the Nation and Athenaeum on 18th March 1922। ठीक है, ये एक मैगजीन है, नेशन एंड अथेनियम, इसमें पहली बार पब्लिश हुई थी 18 मार्च 1922 को, एंड देयर आफ्टर इट वाज कलेक्टेड इन हर स्टोरी कलेक्शन द डव्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज। इनका एक कलेक्शन था जो कि 1923 में पब्लिश हुआ, नेक्स्ट ईयर, और उसी ईयर में ये स्टोरी उनके कलेक्शन में कलेक्ट की गई, द डव्स एंड द अदर स्टोरीज। ठीक है, डव्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज में ये कलेक्शन पब्लिश हुआ, सॉरी ये पोएम पब्लिश हुई। अगेन द स्टोरी रिलेट्स द डेथ ऑफ सोल्जर इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ये स्टोरी जो है एक सोल्जर, या एक कहें दो सोल्जर्स की डेथ से रिलेटेड है, बट वन इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द ग्रीफ ऑफ अ फादर आफ्टर डेथ ऑफ हिज सन। एक पिता के अंदर जो एक बेटे की मौत का गम है, बेटे की मौत का जो दुख है, वो इम्पोर्टेंट है इसमें, और वहीं से ये कहानी बिगिन होती है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट थीम है इसमें, दैट इज द सेंस ऑफ ग्रीफ, सेंस ऑफ पेन, सेंस ऑफ लॉस। तो और दूसरी खास बात है कि दिस स्टोरी इज समहाउ रिलेटेड टू ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ द राइटर। ये स्टोरी राइटर कैथरीन मैन्सफील्ड की ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट से भी जुड़ा है, बिकॉज की कुछ ऐसी घटनाएं उनके भी जीवन में घटित हुई थी। In October 1915, Mansfield's younger brother, Leslie Beauchamp, was killed during a grenade training drill। ठीक है, तो इनका जो कैथरीन मैन्सफील्ड का भाई था लेस्ली, वो 1915 में एक ट्रेनिंग के दौरान, जिसमें एक ग्रेनेड ड्रिल की ट्रेनिंग हो रही थी, ग्रेनेड लॉन्चिंग की, कैसे ग्रेनेड को लॉन्च करते हैं, उस ट्रेनिंग के दौरान जो है एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें उसकी डेथ हुई थी। वाइल सर्विंग विद द ब्रिटिश एक्सप्लोरेटरी फोर्स इन येप्रस सैलेंट, बेल्जियम में जब वो ट्रेनिंग में था ब्रिटिश आर्मी की, उस समय इसकी डेथ हुई थी। ही वॉज 21 एट दैट टाइम, उस समय उसकी उम्र जो थी 21 साल की थी। लाइक द सोल्जर इन द स्टोरी बिफोर enlisting, Leslie had worked for
His father's firm, Leslie and Mansfield's father, Harold Beauchamp, owned an importing company. एक्चुअली जैसी सिचुएशंस स्टोरी में है, जो मिस्टर बॉस है इस स्टोरी में, बॉस की एक अपनी कंपनी है और उन्होंने इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया था अपने बेटे के लिए। सो यहाँ पर जो बेटा है उनका आर्मी में गया है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ही वाज डाइड देयर। ठीक है, वर्ल्ड वॉर में उसकी डेथ हो गई। तो सेम वैसी सिचुएशन एक क्रिएट हुई थी कैथरीन मैन्सफील्ड जो राइटर हैं उनके भी जीवन में। और इसमें क्या हुआ था कि इनका जो भाई था वो पहले इनके फादर की जो एक इंपोर्टिंग कंपनी थी उस पे काम करता था एंड देयर आफ्टर वो आर्मी में गया और आर्मी में वहाँ 21 साल की उम्र में मर गया। द सेम थिंग वॉज दिस इज ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन दिस स्टोरी। तो नाउ लेट्स सी व्हाट कैरेक्टर्स आर देयर। There are few characters. First of all, Mr. Woodyfield, एक जो मेन कैरेक्टर है मिस्टर वुडीफील्ड है। ठीक है, ही इज अ रिटायर्ड मैन एंड ही हैज लॉस्ट हिज वन सन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये एक रिटायर्ड पर्सन है जो मिस्टर बॉस की कंपनी में काम करते थे, रिटायर हो गए हैं वहाँ से, बट अभी भी घूमने घामने वहाँ चले जाते हैं। और इनका भी एक बेटा मिस्टर बॉस के बेटे के साथ ही आर्मी में शहीद हो गया था इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, द बॉस सेकंड कैरेक्टर, बॉस है मिस्टर बॉस इज द बॉस ऑफ हिज कंपनी एंड हु आल्सो लॉस्ट हिज सन इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड दिस सन एंड दिस मैन is the main character. Actually, the main character can be called the Fly because the title has been given on that name. But as a human character, Mr. Boss is the main character in the story. And the other significant role is played by the Fly. ठीक है, तो सबसे important character Mr. Boss है and second important is the Fly, which that is in the center of the story, जो कि story के completely center में है। And Mr. Macy is the clerk in the office of Mr. Boss की ऑफिस में ये क्लर्क है Macy। and the Fly symbolic device of this story that presents or represent grief। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि what is the grief, what is significance or what is the symbolic representation of the Fly। तो इस पर चर्चा करेंगे आगे। तो रिमेंबर दैट हियर द फ्लाई इज यूज्ड एज सिंबॉलिक डिवाइस इन द स्टोरी एंड इट रिप्रेजेंट्स पेन, इट रिप्रेजेंट्स सेंस ऑफ लॉस, इट रिप्रेजेंट्स दैट इज ऑल द वोज इन लाइफ। ठीक है, जीवन में जो भी दुख है, जो भी सेंस ऑफ लॉस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनका एक रिप्रेजेंटेशन है इस स्टोरी में। एंड गर्ट्रूड इज वन ऑफ डाटर्स ऑफ मिस्टर वुडीफील्ड की एक डाटर है जो कि अपने ब्रदर के जो उसका फ्यूनरल प्लेस है, जो उसका ग्रेवयार्ड है जहाँ पर उसकी कब्र बनी हुई है बर्लिन में, वहाँ पर विजिट करती है। एंड दूसरी करेक्टर है दैट इज रेजी। ठीक है, द सन ऑफ वेजीफील्ड। ठीक है, वुडीफील्ड का वो बेटा है जो कि वार में मर गया था। बॉस के बेटे का यहाँ नाम मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे मेजर थीम्स में, दैट इज मेजर थीम्स में वार, ग्रीफ, लॉस, फ्रेंडशिप। दीज आर द मेजर थीम्स इन दिस स्टोरी। वॉर बिकॉज द स्टोरीज बैकग्राउंड इज वार। ठीक है, वार जो है स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड वार इज इन द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, दैट इज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ 2 soldiers एंड कॉज ऑफ द ग्रीफ ऑफ द मेन कैरेक्टर मिस्टर बॉस। जो बॉस हैं उनके ग्रीफ का रीज़न है, बैकग्राउंड है वार ना होता तो उनके बेटे की डेथ ना होती और उनको इस बात का दुख ना होता।
ठीक है, सेंस ऑफ लॉस बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज सन एंड फॉर whom he has established this company, and he was thinking that when he will come back from the war he will manage the company. जब वो वार से वापस आएगा तो उस कंपनी की देखभाल करेगा, उसके लिए उन्होंने ये कंपनी एस्टैब्लिश की थी। ठीक है, फ्रेंडशिप दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टू कैरेक्टर्स मिस्टर वुडीफील्ड एंड बॉस, जो कि रिटायर होने के बाद भी जब एक दिन का मौका मिलता है इनको तो बॉस से मिलने उनकी कंपनी चले आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्लॉट पर, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे पढ़ते हुए इसको। जो एक समरी हमने यहाँ मेंशन कर दी है उसको हम लोग पढ़ते हुए लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं क्योंकि सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि ये स्टोरी, ये सारा डिटेल आपको ऐप पर भी मिल जाएगा, पीडीएफ में हम अपलोड कर देंगे, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और जो एक और आखिरी हमेशा सलाह आपको होती है कि स्टोरीज छोटी छोटी सी हैं, पढ़िएगा, आपको मज़ा भी आएगा। और जब स्टोरीज आप पढ़ करके रखेंगे इन दैट कंडीशन आप आंसर्स को बहुत ईजिली बिना रटे आप कर पाएंगे। ठीक है, तो बिगिन करते हैं। मिस्टर वुडीफील्ड, एन ओल्ड एंड रादर इनफर्म जेंटलमैन इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड रेफरीड टू ओनली एज द बॉस। ठीक है, यहाँ पर जो इनके फ्रेंड हैं मिस्टर वुडीफील्ड के, उनका कोई नाम मेंशन नहीं है, इनको केवल और केवल एक जस्ट बॉस के रूप में रेफर किया गया है। इज द बॉस ऑफ हिज कंपनी। ठीक है, द बॉस इज वेल टू डू मैन हु इज स्टिल गोइंग स्ट्रांग डिस्पाइट बीइंग 5 years older than वुडीफील्ड। ठीक है, मिस्टर बॉस 5 years ओल्डर है मिस्टर वुडीफील्ड से। वुडीफील्ड जो है रिटायरमेंट ले चुके हैं बट ही इज स्टिल वर्किंग। मिस्टर बॉस इज स्टिल वर्किंग एंड इज स्ट्रॉन्गर देन मिस्टर वुडीफील्ड, इज मोर एक्टिव एंड द बॉस enjoys showing off his redecorated ऑफिस टू मिस्टर वुडीफील्ड। ठीक है, और वो अपनी जो रीडेकोरेटेड ऑफिस है वो मिस्टर वुडीफील्ड को दिखाते हैं एंड पॉइंट्स आउट इट्स न्यू फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिक हीटिंग। देयर इज एन एज पिक्चर ऑफ यंग मैन whom he learns is boss's deceased son। ठीक है, वहाँ ऑफिस में इनके बेटे की एक फोटो भी लगी हुई है, सिटिंग अबव अ टेबल, बट इट इज नॉट रेफर्ड टू बाय द बॉस। ठीक है, लेकिन बॉस इसके विषय में कोई रेफरेंस नहीं देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वुडीफील्ड वांट्स टू टेल द बॉस समथिंग। वुडीफील्ड अपने इस बॉस को कुछ बताना चाहता है बट इज स्ट्रगलिंग टू रिमेंबर व्हाट इज इट। ठीक है, ये याद नहीं कर पा रहा है कि उसको बताना क्या चाहता था। ठीक है, व्हेन द बॉस ऑफर्स हिम सम फाइन विस्की, और बॉस ने उसको कुछ विस्की ऑफर की, ये विस्की पीते हैं। ठीक है, आफ्टर ड्रिंकिंग हिज मेमोरी इज रिफ्रेश्ड एंड वुडीफील्ड टॉक्स अबाउट recent visit that his two daughters made to his son's war grave in Belgium, saying that they had come across the boss's son's grave as well। ठीक है, और जैसे उसने शराब पी ली, ठीक है, शराब पीने के बाद आदमी का दिमाग तेज काम करने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी शराब पीजिए। ठीक है, शराब बुरी चीज़ है, आओ इसे ख़त्म करें, एक बोतल तुम करो एक बोतल हम करें, नहीं। ठीक है, शराब बुरी चीज़ है तो उससे दूर रहें, लेकिन जैसे आदमी जब शराब पी लेता है तो अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड समझने लगता है एंड उसकी जो मेमोरी है वो रिफ्रेश हो जाती है। तो वैसे ही मिस्टर वुडीफील्ड की भी मेमोरी रिफ्रेश हो गई और उन्होंने क्या किया कि वो बात याद कर ली जो बतानी थी। उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि उनकी जो 2 डॉटर्स हैं उन्होंने अभी रिसेंटली विजिट किया, कहाँ, बेल्जियम।
ठीक है, बेल्जियम की विजिट की एंड इन बेल्जियम दे विजिटेड हिज सन्स ग्रेव, दैट इज वार ग्रेव। वार में फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसकी डेथ हुई थी, वहां पर उसकी ग्रेव बनी हुई है। तो वहां पर उन दोनों डाटर्स ने इनकी विजिट किया एंड दे केम अक्रॉस द बॉसेस सन्स ग्रेव। वो इनके बेटे की, जो बॉस का बेटा है, जो भी वर्ल्ड वार फर्स्ट में ही मारा गया था, और उसकी भी ग्रेव को उन लोगों ने देखा। द रीडर नाउ कम टू नो दैट द बॉसेस सन हैड डाइड इन वर्ल्ड वार फर्स्ट 6 years एगो। और यहीं पर जो स्टोरी में डिटेल होती है, ये बात पता चलती है कि जो मिस्टर बॉस है, उनका बेटा जो है, वो 6 साल पहले वर्ल्ड वार में मारा गया था। ठीक है, एंड अ लॉस दैट अफेक्टेड द बॉस हेवली। और उन उस बेटे की जो मौत थी, वो इनको बहुत ज़्यादा हेवली अफेक्ट की थी। और रिमेंबर दैट दिस पॉइंट, इस बात को आप रिमेंबर रखिएगा कि दिस इज द रियल थीम ऑफ द स्टोरी। ये जो सेंस ऑफ लॉस है, ये जो ग्रीफ है, ये जो पेन है मिस्टर बॉस का, दिस इज द रियल एंड मेन थीम ऑफ द स्टोरी। एंड दिस लॉस, दिस ग्रीफ, दिस पेन is represented by the fly in this story. After वुडीफील्ड लीव्स, अब इतनी सब बातचीत के बाद, सराबरा पी के बाद, मिस्टर वुडीफील्ड चल दिए। गंजेड़ी यार किसके, दम लगाए किसके, ठीक है, दारू पिए, मस्ती में चल दिए। ठीक, he leaves, boss sit down at his table to inform his clerk that he does not want to be disturbed. Actually जो मिस्टर वुडीफील्ड ने उनको उनके बेटे की याद दिला दी, तो जो पेन था इनका, जो इनका दुख था, जिससे वो थोड़ा सा उबरने की कोशिश कर रहे थे, जिसे भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसको फिर से कुरेद करके, घाव को ताजा कर गए मिस्टर वुडीफील्ड। और अब फिर से उनका मन खिन्न हो गया, फिर से वो दुखी हो गए, फिर से परेशान हो गए। ठीक वैसे जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया हो और वो उससे उबरने की कोशिश कर रहा हो, और तभी वो लड़की अपने दूसरे वाले बॉयफ्रेंड के साथ उसके सामने दिखाई दे जाए, इन द सेम वे। ठीक है, या फिर अन्य अन्य कई सारे रीज़न। ठीक, जैसे कुछ इस समय जो लोग हैं, मेरे कुछ अपने जानने वाले हैं, जिनके साथ 2022 बहुत अच्छा नहीं रहा, या पर्सनली हम कहें तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहा। और स्टिल आई एम रिमेंबरिंग व्हाट हैड हैपन इन दिस ईयर विद मी, व्हाट वाज गुड, व्हाट वाज बैड, स्टिल आई वाज ट्राइंग टू रिमेंबर। तो इन द सेम वे कि चीज़ें याद आती हैं, जो लॉसेस हैं, जो पेन्स हैं, जो ग्रीप्स हैं, जो गुड एंड बैड मेमोरीज हैं, वो याद आती हैं। इन द सेम वे मिस्टर वुडीफील्ड उनको उनके बेटे की याद दिला गए, और वो बेटा जो उनके दिल के बहुत करीब था। और द डेथ ऑफ हिज सन हैज मूव्ड हिम अ लॉट। और उस बेटे की जो डेथ है, उनको बहुत अंदर तक हिला गई थी। उस बात का उनको बहुत दुख था, बहुत पेन था। इतना पेन था कि कोई उसका बयान नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया कि अपने क्लर्क को बुला करके, जो मिस्टर मेसी हैं, मेसी को बुला करके उन्होंने मना किया कि अभी वो किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी को अंदर आने मत देना, एकदम डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ही इज एक्सट्रीमली perturbed at the sudden reference of his dead son. ठीक है, वो अपने डेड सन के एक सडन रेफरेंस से बहुत दुखी थे। ठीक है, एंड एक्सपेक्ट्स टू वीप बट इज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही कैन नॉट। वो रोना चाहते थे, उनको रोना आ रहा था, बट उनको इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि वो रो भी नहीं पा रहे थे। ही लुक्स एट हिज सन्स फोटो, वो अपने बेटे की तस्वीर देखते हैं, एंड थिंक्स इट bears little resemblance to his son. As he looks stern in the photo, whereas the boss remembers him to be bright and friendly. The boss then noticed a fly. और वो अपने बेटे की तस्वीर देख रहे होते हैं, तभी वो एक
फ्लाई पर उनकी नजर पड़ती है, एक मक्खी पर उनकी नजर पड़ती है। एंड द फ्लाई वॉज स्ट्रगलिंग इन एन इंक पॉट। द फ्लाई इज स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ द इंक पॉट। द फ्लाई नोटिस्ड अ स्ट्रगलिंग फ्लाई, ठीक है, get out of the ink pot of his desk. Remember the thing. This fly and this ink pot. This ink pot and ink is actually the whole situation of grief, whole situation of pain. And the fly is Mr. Boss himself. ठीक है, जो फ्लाई है वो बॉस हिमसेल्फ है, और इंक जो है, सॉरी, जो हम बिगिनिंग में कह दैट इज फ्लाई इज द representative of pain, नहीं, the ink is representative of pain and fly is actually the symbol of Mr. Boss or a human being in general, ठीक है। तो फ्लाई जो है वो उस इंक से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी तरीके से जैसे मिस्टर बॉस अपने बेटे के गम से, अपने बेटे के दुख से, अपने बेटे के लॉस से उबरने की कोशिश कर रहे थे, उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। द सिचुएशन ऑफ द सेम, दैट इज ऑफ द फ्लाई एज वेल एज ऑफ मिस्टर बॉस। मिस्टर बॉस अपने बेटे के दुख से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, और मक्खी जो थी वो उस दुख रूपी काली स्याही से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। एंड द बॉस हेल्प्स इट आउट ऑफ द इंक पॉट। और मिस्टर बॉस ने क्या किया, उसको थोड़ा सा उस दुख से बाहर आने में मदद कर दी। ठीक वैसे ही जैसे एक किसी का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, और बहुत दुखी है और वो चाहता है उस दुख से वापस आ जाए, तभी उसकी ज़िंदगी में दूसरी लड़की आती है और वो उसके पहले प्यार को भूलने की में मदद करती। ठीक उसी तरीके से मिस्टर बॉस ने उस फ्लाई को उस दुख से निकलने की में मदद कर दी, निकाल दिया। और धीरे धीरे उस फ्लाई ने क्या किया, अपने शरीर से इंक को झटका, थोड़ा सा हिली डुली, थोड़ा सा अपने आप को एक जो जिस टिश्यू पेपर पर निकाल करके उन्होंने रख दिया, उस पर पोंछ करके साफ किया। और आपने अगर मक्खी को किसी ऑब्जर्व किया हो, उसके आगे के जो दोनों हैंड्स होते हैं जो, तो उससे वो अपने सिर को साफ करती रहती है इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया, उसने साफ किया खुद को, और वो फिर से उड़ने वाली थी, तभी क्या हुआ, उसका फिर से ब्रेकअप हो गया। मतलब लड़के को दूसरी गर्लफ्रेंड मिली और वो अपने पहले प्यार को भूलने की कोशिश कर रहा था, अभी फिर से उसका ब्रेकअप हो गया, फिर से दुखी हो गया। ठीक उसी तरीके से जैसे मिस्टर वुडीफील्ड, सॉरी मिस्टर बॉस अपने बेटे के गम से निकल रहे थे, दुख से बाहर निकल रहे थे, थोड़ा सा भूलने की कोशिश कर रहे थे, फिर से नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे, तो मिस्टर वुडीफील्ड आ करके अचानक से उनको उनके बेटे की फिर से याद दिला दी और फिर से वो दुखी हो गए। तो ठीक उसी प्रकार से क्या किया, जैसे वो फ्लाई उड़ने वाली थी, मिस्टर बॉस ने थोड़ी सी इंक ली और एक ड्रॉप उसके ऊपर फिर से गिरा दी। इंस जिस दुख से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, वो दुख फिर से उसके ऊपर आ पड़ा। तो कह रहे कि द बॉस हेल्प्ड इट आउट ऑफ द इंक पॉट एंड ऑब्जर्व्स हाउ इट ड्राइज इटसेल्फ। इसने खुद को कैसे सूखा किया, कैसे इसको फिर से उड़ने लायक किया, उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया। ही एडमायर्स, उन्होंने इस बात की बड़ी प्रशंसा की। द फ्लाइज करेज एंड ड्रॉप्स अनदर ड्रॉप ऑफ इंक। और जैसे ही वो एकदम सूख करके उड़ने को तैयार हुई, ठीक उन्होंने एक दूसरा ड्रॉप गिरा दिया। जैसे ही लड़का उस पहले ब्रेकअप से उभरा और फिर से नॉर्मल हो रहा था कि दूसरी वाली ने ब्रेकअप कर लिया, फिर से दुखी हो गया, अब फिर से किसी तरीके से उस दुख से उभरे। आगे क्या हुआ, ही वॉचेस द फ्लाई ड्राई इटसेल्फ अगेन। फिर से उन्होंने देखा कि कैसे वो उस इंक को सुखा रही, कैसे उस इंक से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, ऑल्दो विद लेस विगर देन द फर्स्ट टाइम। लेकिन इस बार जो उसके अंदर एनर्जी जो थी वो थोड़ा पहली बार से कम थी, ठीक है। बाय द थर्ड ड्रॉप द फ्लाई हैज बीन सीवियरली वीकेंड एंड डाइज। और जब यही बात तीसरी बार हुआ तो क्या हुआ, वो फ्लाई बहुत कमजोर हो चुकी थी और मर गई। मतलब क्या हुआ,
कि fly is representing a human being. Fly is representing Mr. Boss. And the ink is representing pain, grief, problems of life. अगर हम उन प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ को जीवन का हिस्सा बना करके रखेंगे, उससे निकलेंगे नहीं या निकल नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? हम उसी में फंस के मर जाएंगे। उससे निकलना है, उससे उभरना है, उससे आगे बढ़ना है, ठीक ना? एक आई, ब्रेकअप हो गया, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी। वो डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सर कहते हैं एक लाइन कि दुनिया में है लाखों हंसी, कोई एक तू ही तो नहीं, ऐसे कुछ लाइन है, पूरी लाइन मुझे याद नहीं है। तो सेम वे एक हमारे यहाँ अवधि में कहावत कहते हैं, एक मरे दूसर कर, दूसरे मरे तीसर कर, तीसर मरे ऊपर पर। ठीक है, मीन्स जस्ट चिल, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द लाइफ। सो गेट आउट ऑफ दैट ग्रीफ दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द फ्लाई। अगर उससे हम बाहर नहीं आ पाएंगे तो क्या करेंगे? मर जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि उस प्रॉब्लम से, उस दुख से निकलना है और निकल करके आगे बढ़ना है और फिर से उसमें फंसना नहीं है। अगर उस फ्लाई की तरह फंसे तो फिर से उसी में डूब जाएंगे, उसी में रह जाएंगे। आगे बढ़ते। द बॉस थ्रोज द डेड फ्लाई, उस मरी हुई मक्खी को उन्होंने उठा करके फेंक दिया, along with the blotting paper that was underneath it for his cruel game. Game was very cruel. Actually इसमें उस मक्खी की जान चली गई, ठीक है, और उस ब्लॉटिंग पेपर को और साथ में उस मक्खी को, मरी हुई मक्खी को उठा करके उन्होंने फेंक दिया। Into the waste paper basket, he asked his clerk for fresh blotting paper. The boss suddenly feels a wretchedness that frightens him and finds himself bereft. He tries to remember what he had been thinking about before noticing the fly, but cannot recall his grieving for his son. अब मक्खी को वो देखते हुए इतना उसमें लीन हो गए, इतना मतलब उसको मतलब एकदम से उसमें फुल्ली ऑब्जर्व हो गए कि वो भूल गए कि उनको उनके बेटे का दुख था। तो अगर हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही करें कि ठीक है, हमारे पास जो दुख था, एक बार कोई गलती हुई या कोई परेशानी आई, कोई दुख है, जीवन में कोई घटना घटी, बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, ठीक है, जीवन है। हम सभी एक ट्रेन के सफ़र जैसे हैं, कुछ दूर तक दादा दादी का साथ रहता है, छूट जाता है, फिर मम्मी पापा का साथ रहता है, वो भी छूट जाता है, फिर एक नया साथी मिलता है जिसको जीवन साथी कहते हैं, फिर बच्चे आते हैं, फिर दोस्त आते हैं, ठीक है। लेकिन लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, जाती हैं, आते रहती हैं, चली जाती हैं, बट लाइफ इज कांस्टेंट। तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर हट करके अगर उसमें हम खो गए तो उस मक्खी की तरह मर जाएंगे। बट क्या करना है? हमको अपने काम में इन्वॉल्व हो जाना है। हमारा काम क्या है? पढ़ाई करना है, हमको जीवन में कुछ बेटर करना है। तो उसमें हम इन्वॉल्व होकर के उन चीज़ों को भूल जाए, दैट इज़ द बेटर थिंग। तो जैसा मिस्टर बॉस ने किया, उस मक्खी को ऑब्जर्व करने में वो इतना इतना तल्लीन हो गए कि वो भूल गए कि उनको उनके बेटे की याद आ रही थी, वो अपने बेटे को याद करके दुखी थे। और उन्होंने इस बात को सीखा कि अगर वो उस इंक की तरह बार बार उस बेटे की यादों को, उस बेटे के दुख को, उस लॉस को अपने ऊपर ओढ़ेंगे तो एक दिन वो भी मर जाएंगे मक्खी की तरह। दैट इज द थिंग। तो यहीं पर आपसे जो क्वेश्चन किया गया, क्वेश्चन था व्हाट डज द फ्लाई रिप्रेजेंट इन कैथरीन मैन्सफील्ड्स द फ्लाई। सो द फ्लाई इज रिप्रेजेंटिंग Mr. Boss in particular and Mr.
सॉरी एंड अ ह्यूमन बीइंग इन जनरल। ठीक है, दो लेबल्स पर अगर हम इसके सिग्निफिकेशन की बात करें, पर्टिकुलरली इन द स्टोरी, देन इट रिप्रेजेंट्स मिस्टर बॉस, एंड इन जनरल थिंग इन लाइफ, in the world, in the society, then the fly represents whole humanity, any human being, whether a girl or a boy, whether a man or a woman, किसी भी को भी वो रिप्रेजेंट करती है who is living in this world। ठीक है, एंड द इंक इज एक्चुअली ग्रीफ। और अगर हम लोग उस ग्रीफ को बार बार, किसी सेंस ऑफ लॉस को, किसी ग्रीफ को, किसी पेन को बार बार रिमेंबर करते रहेंगे तो क्या होगा? उस मक्खी की तरह मर जाएंगे। एक बार उससे निकलने की कोशिश करेंगे, दूसरी बार और कमजोर हो जाएंगे, फिर और कमजोर हो जाएंगे, फिर और कमजोर हो जाएंगे, और फिर मर जाएंगे। हमें मरना नहीं, हमें उससे निकलना है, कुछ आगे करना है, बेहतर करना है। ठीक है, तो विद दिस स्टोरी यू हैव अ मॉरल टू ऑन दिस फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू ईयर, टेक अ न्यू रेजोल्यूशन, leaving all the losses, all the pains, all the bad things that had happened with you in this last year. Leave all those things, leave all mistakes, leave all confusions। जो भी आपसे गलतियां हुई, जो भी मिस्टेक्स हुई, जो भी प्रॉब्लम्स थी इन द लाइफ, उसको छोड़ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और क्या करना, क्या है? अपना काम करना है, पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, अचीव समथिंग ग्रेट। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और था कि भाई इन क्वेश्चंस की बिगनिंग कैसे करें। जैसे लास्ट लीफ का क्वेश्चन था, तो किसी ने मुझसे कहा कि सर लिखना बड़ा टफ लग रहा है, लिख लेंगे लेकिन थोड़ा सा बिगनिंग आप बताइए। तो बिगनिंग यहाँ पर सिंपल सी, जैसे हम लोग पहले लास्ट लीफ वाले क्वेश्चन की बात करें, वहाँ क्वेश्चन था कि भाई लास्ट लीफ में जो ग्रेट आर्ट है उसकी बिगनिंग कहाँ से? तो हमेशा जानिए कि जो भी किसी भी क्वेश्चन की बिगनिंग अगर थीम बेस्ड है तो उसी थीम के साथ आप बिगिन करिए, किसी पर्टिकुलर लाइन के साथ आप बिगिन कर सकते हैं। कोई जैसे क्रिटिकल एनालिसिस टाइप का क्वेश्चन है या अन्य इस तरीके का, तब वहाँ पर आप एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ बिगिन कर सकते हैं। लेकिन नहीं, जैसे थीम बेस्ड क्वेश्चन है तो वहाँ पर आप उसी थीम से स्टार्ट करिए। तो यहाँ पर थीम क्या है? दैट इज द ग्रेट आर्ट। तो आखिरी सेंटेंस जो है उस स्टोरी का, आप स्टोरी में देखिएगा तो लास्ट सेंटेंस है जो सू कहती है, वो लास्ट सेंटेंस, एक मिनट में बुक उठा लूँ तो मैं आपको वो लास्ट सेंटेंस पढ़ करके बताता हूँ कहाँ से आप स्टोरी को बिगिन करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये मैंने बुक ले ली। लास्ट लीफ स्टोरी जो है उसकी एकदम से लास्ट लाइन जो है, आह डार्लिंग, इट्स बहरमन्स मास्टरपीस, ही पेंटेड इट देयर द नाइट दैट द लास्ट लीफ फॉल। तो जॉन्सी को बता रही है कि डियर, ये जो बहरमन की, ये जो तुमको लास्ट लीफ दिखाई दे रही खिड़की पर, दिस इज द मास्टरपीस पेंटिंग ऑफ बहरमन दैट वाज पेंटेड देयर ऑन द नाइट व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स। ठीक है, तो ये जो लाइन है यहीं से आप क्वेश्चन की बिगिनिंग करिए और इस बात को एक्सप्लेन करिए कि इन व्हाट कंडीशन, इन व्हाट सिचुएशन जॉन्सी वॉज, एंड वन डे। और फिर थोड़ा सा बैक जाइए, जब बहरमन और सू की बात हुई थी कि ही विल पेंट अ मास्टरपीस एंड ही इज वेटिंग फॉर दैट। तो और उस सिचुएशन को वहाँ पर क्रिएट करिए और वहाँ पर एक्सप्लेन करिए इस चीज़ को कि वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, और वो पूरी स्टोरी वहाँ पर बता चलिए। और लास्ट में एकदम जब आपका आंसर पूरा हो जाए तो आप एक कंक्लूजन दीजिए कि दैट इज, दीज आर द रीजंस, दैट इज दिस पेंटिंग वाज created selflessly, this painting was painted selflessly just for sake of saving life of other, just creating motivation in the life of someone else, just to give some motivation to other। तो वो सारे रीजंस को वहां पर एक्सप्लेन करिए और आपका आंसर पूरा हो जाएगा। इन द सेम वे अगर इस क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डज द फ्लाई रिप्रेजेंट इन कैथरीन मैन्सफील्ड्स द फ्लाई,
तो आप बिगिनिंग बिल्कुल यही कर सकते हैं कि दैट इज फ्लाई रिप्रेजेंट। इस क्वेश्चन का एक सिंपल सा एक लाइन का आंसर देते हुए आप आंसर को बिगिन करिए। द फ्लाई इन द स्टोरी, द फ्लाई रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड, represents Mr. Boss, yeah, the boss in particular, and human being in general, or every human being, every man or woman, every girl or boy in general. And the ink represents the pain, ink represents the loss, the sense of loss, the grief in the mind. ये आपका सीधा सीधा आंसर हो गया कि जब आपका जो एग्जामिनर होगा वो पहली ही लाइन पढ़ेगा वो एकदम फुली श्योर हो जाए, वाह क्या बात लिखी, इसको तो पता है। देयर आफ्टर यू शुड एक्सप्लेन दिस, द होल स्टोरी आप उसको एक्सप्लेन करिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव बिगनिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम जब वो मिस्टर बॉस जो है वो अपने क्लर्क को बुला करके ये बात कहते हैं कि जस्ट आई वॉन्ट टू बी अलोन, और वो अपने बेटे के दुख में दुखी हो रहे होते हैं, तभी इस फ्लाई को वो ऑब्जर्व करते हैं। और फ्लाई को जब आप फ्लाई की कहानी, फ्लाई का ऑब्जर्वेशन पूरा एक पैराग्राफ करिए, उसके बाद उस एपिसोड को एक्सप्लेन करिए, हाउ इट इज रिलेटेड टू मिस्टर बॉस एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू एवरी ह्यूमन बीइंग एंड हाउ इंक इज रिलेटेड टू ग्रीफ, पेन और सेंस ऑफ लॉस। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल से समझा दिया। एक तो फ्लाई का एग्जाम्पल हुआ, दूसरा मिस्टर बॉस स्टोरी में है, तीसरा मैंने आपको आप लोगो टाइप वाला एक एग्जाम्पल समझा दिया। बहरहाल उस एग्जाम्पल को आप अपने आंसर में नहीं यूज़ करेंगे, उस एग्जाम्पल को समझने के लिए याद रखिएगा। लिखने में आप मिस्टर बॉस और इन जनरल उस चीज़ को रियल लाइफ से भी एसोसिएट कर सकते हैं कि मतलब पहले आप उस फ्लाई की कंडीशन जो ऑब्जर्व करते हैं मिस्टर बॉस उसको लिखिए एज इट इज। Thereafter, how it is related to Mr. Boss, how it is associated to Mr. Boss. Thereafter, how it is associated to every human being. क्योंकि आपने दोनों को सिग्निफिकेशन दिया है, एक मिस्टर बॉस का दिया तो मिस्टर बॉस से कैसे किस तरीके से रिलेटेड है आप उसको लिखेंगे। देयर आफ्टर एवरी ह्यूमन बीइंग से कैसे रिलेटेड है उसको लिखेंगे। आप उसको कोरिलेट करिए कि कैसे अगर कोई आदमी पेन में है, आप पूरी कहानी एक लड़के की सुना सकते हैं, एक लड़के की सुना सकते हैं, किसी एक कैरेक्टर को अज्यूम करके कहानी सुना सकते हैं कि इस तरीके की हैपनिंग अगर हो तो उस चीज़ को आपको जस्टिफाई करना है। दैट इज़ कि आप ये कह रहे हैं कि फ्लाई इज रिप्रेजेंटिंग मिस्टर बॉस इन जनरल एंड ह्यूमन बीइंग, एवरी मैन और वुमेन इन जनरल। देन आपको इस बात को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट देने के बाद आपने उस फ्लाई की कहानी सुनाई, कहानी सुनाने के बाद मतलब उस फ्लाई के ऑब्जर्वेशन की पूरी कहानी, उस फ्लाई के ऑब्जर्वेशन के बाद आप उसको मिस्टर बॉस की कहानी से रिलेट करेंगे। तो मिस्टर बॉस की कहानी से जब रिलेट करेंगे तो मिस्टर बॉस की कहानी वुडी फील्ड की कहानी सुनाने के, वुडी फील्ड के उनको बेटे को की बातें सुनाने के विषय, मतलब वुडी फील्ड के बेटे की बातें उसमें कहेंगे, किस तरीके से वो मरा, कैसे मरा, और उसकी ग्रीफ से वो कितना अफेक्टेड हुए, उसके लिए कंपनी थी, वो उसको बहुत प्यार करते थे, लॉट ऑफ थिंग्स, और उससे बड़ा अफेक्ट हुए थे, उससे बड़ा ग्रीफ था। और अभी जैसे उनको अचानक से उनके बेटे की याद आ गई तो ही वॉज अबाउट टू क्राई बट ही वॉज अनेबल टू क्राई, ही वॉन्ट टू वीप बट ही वॉज अनेबल टू वीप। रोना चाहते थे फिर भी रो नहीं पा रहे थे, और लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। और तभी वो उस फ्लाई को ऑब्जर्व करने में भूल गए। Also, in the same thing is life. If you will be indulged in your work, in your studies, if you move yourself from your pain, from your grief, from your sense of loss, you will forget that. How? In the same way as Mr. Boss forgets all about his pain, all about his sufferings, all about his sense of loss while observing the fly. In the same way, if we engage ourselves in our studies, in our life, working in our life's tasks, we'll forget our pains, it will forget our griefs, because griefs are the essential part of life. It will move along with the life, whole life. There is no life without pain. तो पेन कंटिन्यूअस है, शाश्वत है, तो उसको भूल करके उसके साथ साथ जीने और कुछ बेहतर करने की आदत
तो आपको 3 स्टेप में कहानी लिखनी है, आंसर करना है। पहले तो आप बता देंगे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देयर आफ्टर आप उस फ्लाई की स्टोरी सुनाएंगे। फ्लाई के बाद यू शुड correlate the whole story of the fly with the story of Mr. Boss, and thereafter we will correlate the fly with every human being, and thereafter you conclude your answer. तो ये था पूरा आज की स्टोरी थी द फ्लाई, हम लोगों ने पढ़ी समझी, और प्रीवियसली जो क्वेश्चंस थे उनके भी हमने कुछ आंसर कर लिए। तो अब आप लोग इस नोट्स को पढ़ेंगे, स्टोरी को पढ़ेंगे, आंसर लिखेंगे, प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस जो भी होंगी हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में, नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ। हाँ, जिस चीज़ का मैं वेट कर रहा था कि यू आर ऑल राइट विद दीज रिकॉर्डेड क्लासेस, सभी लोग ये रिकॉर्डेड क्लासेस कर रहे हैं या नहीं? एक दो ने ही मुझे बताया, तो क्या बाकी जिन्होंने नहीं बताया उनके लिए मैं ये मान लूँ कि दे आर हैप्पी विद दीज रिकॉर्डेड क्लासेस? मैं थर्ड पेपर की भी क्लास रिकॉर्ड कर दूँ, या फिर मैं कल से फिर से चल करके लाइव क्लासेस करूँ? ठीक है, क्योंकि आज मैं बेटर फील कर रहा हूँ फिजिकली एंड मेंटली एंड मॉरली। ठीक है, तो कोशिश है कि आज आपको 2 से 3 क्लासेस अपलोड हो। ठीक है, द फ्लाई मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद 1-2 स्टोरीज मैं और रिकॉर्ड करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आज शाम तक आप लोग हमको इन्फॉर्म करेंगे कि मुझे आगे थर्ड पेपर की भी क्लासेस रिकॉर्ड कर देनी चाहिए या फिर कल चल के लाइव लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर रिकॉर्डेड आप लोग देखें तो बेटर एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रिकॉर्डेड में ज़्यादा बेटर कंटेंट आपको दे पा रहा हूँ। ठीक है, लाइव की अपेक्षा। आपका क्या अनुभव है हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्नति करिए, आगे बढ़िए, और मैं लगातार आपकी कुछ ना कुछ हेल्प कर सकूं आपके जीवन को बेहतरीन बनाने में, आपको आगे बढ़ाने में। थैंक यू।